दोस्तों, प्राचीन इतिहास के कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन तो बनता ही बनता है और आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा इतिहास के कुछ पन्नों में कुछ ऐसे कुछ ऐसे कालखंड, कुछ ऐसे घटनाएं निहित है जिनके बारे में आपको जानना है, क्योंकि इतिहास में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। उसी में है एक हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हम लोग की आरंभिक सभ्यता अगर माने तो उस टाइम अमेरिका, जापान, चाइना, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश डेवलप नहीं हुए थे। उस टाइम भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, छोटी मोटी नहीं थी, बहुत विशाल सभ्यता थी जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, जो भारत में फैली हुई थी। तो मेरा मूल टारगेट है आपको टीआरई में एक सीट दिलवाना। और टीआरई की दृष्टि से अगर हड़प्पा से अगर हड़प्पा से आपका क्वेश्चन बनता है तो मैं कोशिश करूंगा कि हड़प्पा आपका कवर हो, और यहाँ से टीआरई में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। यही मेरा मूल टारगेट है। तो मैंने पीवाईक्यू देखा और आपको भी देखना चाहिए। अगर पीवाईक्यू बोलता है कि हाँ कि हड़प्पा से क्वेश्चन बन रहा है, आपको पढ़ना चाहिए। आपको बीपीएससी अगर आप 60 से लेकर 60वीं बीपीएससी से लेकर अगर 71st बीपीएससी तक देखेंगे और जिस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने उतना आप कवर कर लो, क्योंकि टीआरई का लेवल बढ़ रहा है। दिन पर दिन टीआरई का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान से मन लगा के पढ़ना चाहिए। इसलिए आज हम पढ़ते हैं देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो लगभग 3300 साल पहले शुरुआत होती है इस सभ्यता की। 3300 साल पहले, लगभग 1300 साल पहले तक चलती है। लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये सभ्यता लगभग 3300 साल पहले से लेकर लगभग 1300 साल ईस्वी पूर्व तक। देखो, जब ईसा पूर्व की बात करते हैं ना, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ईसा पूर्व में टाइमलाइन उल्टा चलता है। मतलब 3300 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक कहानी उल्टा चलती है। 1300 से 3300 ईस्वी तक नहीं जाएंगे हम 3300 से लेकर 1300 ईस्वी तक आएंगे, क्योंकि कहानी उल्टा चलता है। इसको हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अगर हम देखेंगे समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा घटनाएं इसमें निहित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर टीआरई की दृष्टि से और सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले बनता है। रुक जाओ एक मिनट, पहले कुछ ऊपर से कट गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ कि ज़्यादा जूम हो गया, जिसकी वजह से आप अच्छे से इसको देख नहीं पा रहे हो। मैं कोशिश करता हूँ इसको फिर से फिक्स कर दूँ, हाँ, कि आप लोगों को अच्छे से इसको देख पाओ। चलो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, खोज। क्वेश्चन बनता है कि आखिर स्थान के बारे में दे देगा। जैसे मान लो हड़प्पा 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 की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? जिस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऐसे क्वेश्चन बनता रहता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो, 1921 की बात है, देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1921 में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज बहुत क्यूरियस थे। वो भारत के इतिहास के बारे में, भारत की प्राचीनता के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि भारत भारत को गुलाम बनाने के लिए हमारे इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी था। इसी कारण से उन्होंने भारत में बहुत सारा रिसर्च किया। और उसी वैज्ञानिक दृष्टि से एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 ईस्वी में, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो देखो, इसमें देखो आप समझोगे कि सर कहानी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। देखो, आपको याद रखना पड़ेगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो अलग है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है। दोनों अलग, सीधा सीधा समझो, हड़प्पा एक अलग स्थान है, मोहनजोदड़ो एक अलग स्थान है। दोनों प्राचीनता के लिए जाना जाता है। हड़प्पा हड़प्पा और सबसे पहले की खोज हड़प्पा की, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं कहते, हड़प्पा की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज की गई दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। जस्ट एक साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन बनता है भाई, बता रहा हूँ, अगर आप याद नहीं रखोगे, सिर्फ सोचोगे मैं पढ़ लूंगा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह। आपको याद रखना पड़ेगा। कालखंड देखो, परिपक्व काल 2600 से 1900 ईस्वी, और सभ्यता का विस्तार लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। जो हड़प्पा सभ्यता थी, बहुत बड़ी विशेषता थी। ग्रिड 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 सिस्टम था यहाँ पे। ग्रिड देखो, ग्रिड सिस्टम क्या है? घर ग्रिड की टाइप बने हुए थे, देख रहे हो?
यहाँ देखो ऐसे ग्रिड, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि घर का नक्काशीदारी था। नक्काशीदारी का मतलब होता है कि घर किस प्रकार थी, एक ग्रिड के रूप में घर थी। ग्रिड, इसी को ग्रिड कहते हैं, इसी को हम ग्रिड कहते हैं, ग्रिड। इस प्रकार बांट कर सभ्यता का विकास यहाँ पे घर हुआ था, ग्रिड पद्धति, इसको कहते हैं क्या, ग्रिड पद्धति। आप ध्यान से देखोगे तो एक ग्रिड बनता जा रहा है, एक ग्रिड बनता जा रहा है, ध्यान से देखोगे तो एक ग्रिड बनता जा रहा है कि दो रेखाओं के बीच में ग्रिड बन रहा है, ग्रिड। इसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रिड। इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति, मतलब एक समकोण पर सड़कें आपस को एक दूसरे को काटती थी, और इसको चेकर, देखो सड़कें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में काटती थी, इसको चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं। क्या, चेकर बोर्ड पैटर्न। क्वेश्चन पूछ देगा, ग्रिड पद्धति पूछेगा, आप ग्रिड पद्धति बता दोगे, लेकिन अगर पूछ देगा चेकर बोर्ड पैटर्न क्या था, वहीं ग्रिड पद्धति को कहा जाता था। यहाँ पे एक मोहनजोदड़ो था, एक नगर था मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो एक नगर था। यहाँ पे एक महान स्नानागार मिला, वो बहुत बड़ा, लगभग 11.7 मिली गुणे 7 मीटर की जलाशय, विश्व का प्राचीनतम था, जिसको कहा महान स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या है, स्नान घर। आप गांव में देखे होंगे कि हर घर में एक स्नान घर होता है, स्नान घर होता है, स्नान करने के लिए घर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्नान घर। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, स्नान घर होता है, हर जगह स्नान घर होता है। वैसे ही जो वैसे ही मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, यहाँ पे एक स्नान घर था, बहुत बड़ा, बहुत विशाल स्नान घर था, इसको बहुत विशालतम स्नान घर, या तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पे एक महान, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, मोहनजोदाड़ो में मिला। जो जल निकासी की व्यवस्था थी, तो ईंटों से बनी डक्की हुई नलिका। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर घर के पीछे से एक नली, ऐसे पानी का जल निकासी था। वह यहाँ से नाला भी बना हुआ था, नाला ढका हुआ था, नाला क्या ढका हुआ था, क्योंकि नाला खुला नहीं था, नाला ढका हुआ था, इसको कहते हैं ढकी हुई नलिका। ढका हुआ नाला था, और उसके बाद से तो ईंटों से, और जितनी मकान थे पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी, कच्चा ईंट नहीं था, फूस का घर नहीं था भाई। यहाँ पर बंगला था लोगों का, बहुत बड़े बड़े बंगले थे, तो बहुत बड़ा बड़ा बंगला था यहाँ पे। ये थी क्या, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता थी। सामाजिक और आर्थिक विशेषता क्या थी, कह रहा है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था, कह रही मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। जो मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो हड़प्पा की सभ्यता थी, इसका व्यापार किससे होता था, तो व्यापार मेसोपोटामिया, एक मूवी आई थी एक ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो, शायद आप लोग देखे होंगे। उसमें ऐसे सिक्के मिलते थे, सिक्के व्यापार के नमूने थे, पासिंग दिया जाता था, क्योंकि इस टाइम एक सिंग वाला गेंडा बहुत फेमस था। मोहनजो जो हड़प्पा सभ्यता थी, यह एक निशानी थी, व्यापार की निशानी थी। तो वहीं लोथल में कृत्रिम बंदरगाह था, एक बंदरगाह बनाया गया था व्यापार करने के लिए। व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता, इसको मिस्र की सभ्यता भी बोल सकते हो आप, मिस्र की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से व्यापार होता था, समझे। तो इतनी चीज़ें, इतनी बातें आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ब्रज चक वाजन मानक भार का उपयोग किया जाता, कौन सा भार था, उस भार का नाम था चक्रवाजन नामक भार का उपयोग किया जाता था। मुद्राएं और लिपि क्या थी, पशुपति मुद्रा, पर 3 मुख वाला देवता, जो मुद्रा थी ना, तो मुद्रा पर 3 मुख वाला देवता को पशुपति कहा गया। 3 मुख वाला देवता यहाँ पर अंकित थे, जिनको पशुपति कहा गया था, पशुपति। और चित्रात्मक लिपि थी। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि बहुत कोशिश किया गया कि जो चित्रात्मक मतलब चित्र के माध्यम से भाव, जैसे हम लोग लिपि, जिसे हम लोग बोलते हैं कि राम राम जा रहा था। लेकिन वहीं अगर हम हड़प्पा लिपि की बात करते हैं, तो हड़प्पा लिपि में ऐसे कुछ ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसे करके लिख देगा चित्र के रूप में, और पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या, राम जा रहा था। तो वैसे चित्र के रूप में था, चित्रात्मक था। अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया, पठित है। नर्तकी की मूर्ति पाई गई, दाढ़ी वाला पुरुष पाया गया, लाल काले मृदभांड पाए गए। मृदभांड मतलब होता है लाल काले मिट्टी के घड़े, इसको लाल काले मृदभांड कहा गया, जो लाल और काला रंग से चित्रित था। एक 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 हड़प्पा नर्तकी पाई गई थी, यहाँ पे नर्तकी पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। तो जितनी चीज़ें हैं आप ध्यान रखना है। अब कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना। और यहाँ बात करता हूँ तो एक मातृ देवी, देखो हड़प्पा सभ्यता में मातृ प्रधान देश, मातृ प्रधान सभ्यता थी। जैसे आज के टाइम में हम लोग पितृ प्रधान है, क्योंकि पिता की हर जगह पिता का वैल्यू होता है, माता का वैल्यू
उतना नहीं जितना पिता का वैल्यू होता है। वैसे ही जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी, तो मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि माता का वैल्यू होता था, पुत्र को या पुत्री का जो पहचान था माता के नाम से था। पशुपति की पूजा होता था, वृक्ष की पूजा होता था, नेचर से बहुत करीब थे, जो प्रकृति के, ये प्रकृति के बहुत करीब थे लोग, तो नेचर की पूजा, प्रकृति की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप इतना ध्यान रखोगे, आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप इतना ध्यान रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, समझे। देखो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं रखोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। देखो, बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। जिस हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, सभ्यता का विनाश हो गया, आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो समाप्ति का कारण क्या था, हड़प्पा सभ्यता का समाप्ति का कारण क्या था, विनाश कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इन बातों का ध्यान देते हैं। तो बहुत सारा सिद्धांत है, देखो बाढ़ का सिद्धांत, दूसरा जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत। कहाँ गया भाई, जल्दी आ जाओ, हे भगवान कहाँ गया, यहाँ पे देखो, बाढ़ का सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत, नदी का सिद्धांत और आर्य आक्रमण का सिद्धांत। कहा जाता है ना कि उस टाइम जो हड़प्पा जो नगर था, जो रावी नदी और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जो सभ्यता थी, यहाँ पे इतना विशाल बाढ़ आया नदी में, और बाढ़ की वजह से यह सारे नगर दह गए। इसको कहते हैं बार बार बाढ़ आने के कारण शहर नष्ट हो गया, इसको कहते हैं बाढ़ का सिद्धांत। सर मार्शल ने दिया, किसने दिया था बाढ़ का सिद्धांत, सर मार्शल, एक अंग्रेज था सर मार्शल, उनका नाम था मार्शल, याद रखना, कुछ याद ना हो तो मार्शल याद रखना, मार्शल गाड़ी था, मार्शल गाड़ी, इसने दिया बाढ़ का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया, किसको, राइक्स द्वारा दिया गया, नाम था राइस ने चावल ने दिया, राइक्स। सूखा और वर्षा में कमी, मतलब जलवायु परिवर्तन इस प्रकार हुआ कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था, सुखाड़ पड़ गया, इसके पास लोग धीरे धीरे नष्ट होने लगे, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, दिया गया। तीसरा नदी मार्ग में परिवर्तन दिया गया, सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदला और सारे नगर तहस नहस हो गए। और देखिए, एक प्रकार की बाढ़ से ये दोनों आपस में मिलते जुलते कुछ नजर आते हैं। आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो मार्टिन व्हीलर ने दिया, कहा कि आर्य जो लगभग इंडो आर्य द्वारा भारत पे जो आक्रमण किया गया, आर्य किसको कहते हैं, इनका मानना था जो मध्य एशिया है, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान को देश है, वहाँ से जो लोग आए थे उनको आर्य कहा गया, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और आर्य का आक्रमण इसको मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि आर्य आक्रमण से ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। तो ध्यान रखना, बाढ़ का सिद्धांत किसने दिया, सर मार्शल ने दिया। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, राइक्स ने दिया। आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, मार्टिमर व्हीलर ने दिया। इसको कहते हैं सिद्धांत। अब आप क्वेश्चन देखता हूँ, जो टीआरई में क्वेश्चन पहले से जो बना हुआ है, 65 बीपीएससी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, तो 1921 में, मैं आपको बताया ना, 1921 में दयाराम साहनी ने लगाया था। और जस्ट इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने जो मोहनजोदाड़ो का पता लगाया था। ठीक है, सरस्वती बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार किससे बना था, पक्की ईंट से बना था। जो ईंटें थी पक्की ईंटें थी, कच्ची नहीं, पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटें से बना हुआ था। 70वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी। याद रखना, जो लोथल बंदरगाह था, जो कृत्रिम बंदरगाह था, इसको बनाया गया था, लोथल किस नदी पर था, भोगवा नदी पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व। ध्यान रखना। डांसिंग गर्ल मूर्ति कहाँ मिली, मोहनजोदाड़ो में। डांसिंग गर्ल वही तो एक मूर्ति थी, एक नर्तकी की मूर्ति, इसको नर्तकी की मूर्ति कहता है, एक नर्तकी की मूर्ति कहता है डांसिंग गर्ल, इसको कहा गया नर्तकी की मूर्ति थी, मोहनजोदाड़ो से मिली थी। सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती, बाएं, इसको दाएं से, भाई जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे पुस्तक हो गया, हम लोग कहाँ से, बाएं से दाएं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, यहाँ के लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। यहाँ से ऐसे लिखते जाएंगे, पन्ना पलटेंगे ना, फिर ऐसे लिखते जाएंगे, फिर ऐसे लिखते जाएंगे, इसको दाएं से बाएं बोलते हैं। इस तरीक़ा से लिखा जाता था। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, देखो धौलावीरा, हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, धौलावीरा यहाँ कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, जो धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, अरे तो सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था, पशुपति,
पशुपति, तीन मुख वाला देवता, 3 मुख वाला देवता की पूजा करते थे, इसको पशुपति देवता, जो आज हम ब्रह्मा कहते हैं ना, ब्रह्मा, तो उसी ब्रह्मा को ये लोग पशुपति देवता कहते थे। कौन सा जानवर सिंधु नदी के मोहरों पर नहीं मिलता है? देखो, घोड़ा कहीं नहीं मिलता है, विवादित है। एक सिंगा गाय मिलता है, हाथी भी मिलता है, भैंसा भी मिलता है, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य नहीं है। घोड़ा का साक्ष्य कहीं भी नहीं है, बहुत विवादित है। किसी दार्शनिक का मानना है, इतिहासकार का मानना है कि नहीं घोड़ा था, किसी का मानना है तो घोड़ा नहीं था। तो घोड़ा ऐसे किसी का साक्ष्य नहीं है, घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिलता है। हड़प्पा, क्वेश्चन देख लो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थी, लोथल कृत्रिम बंदरगाह था, कालीबंगा जूता हुआ खेत, कालीबंगा से जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिलते हैं। देखो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि खनन और प्राप्ति, साक्ष्य मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस स्थान पर खनन किया गया, जैसे यहाँ पे कालीबंगा में जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। लिपि की चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी थी, अपठित है। देवता कौन से? पशुपतिनाथ। फसल, मुख्य फसल थे गेहूं और जौ, चावल नहीं, याद रखना, चावल नहीं भाई साहब, गेहूं और जौ प्रमुख यहाँ की फसल थी। तो बस आप कुंदन मिश्रा साहब के साथ मिलकर, सर के साथ मिलकर काम कीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। आपको टीआरई में, इस अवसर से मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि टीआरई में एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग यहाँ से सफल होंगे, विश्वास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।